झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट एप्लीकेबल है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की धारा 46 शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास के भूमि के हस्तांतरण को एक हद तक रिस्ट्रिक्ट करती है, और यदि उन प्रावधानों के प्रतिकूल, उन प्रावधानों को उल्लंघन करते हुए अगर कोई ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास की भूमि का हस्तांतरण अगर ट्रांसफ़र किया जाता है इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 46 ऑफ CNT एक्ट, तो ऐसी स्थिति में एक और प्रोविज़न है रेस्टोरेशन का प्रोविज़न। मूल रैयत को जमीन का हक रिस्टोर किया जाता है, ये प्रावधान CNT एक्ट में दिया हुआ है। तो आज का विषय है रेस्टोरेशन प्रोविजन अंडर CNT एक्ट इन द स्टेट ऑफ झारखंड। छोटा नागपुर डिवीजन के अंतर्गत भूमि से संबंधित विवादों को नियंत्रित करने के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स मेंबर्स के भूमि हस्तांतरण को रोकने के लिए वर्ष 1908 में अधिनियम लाया गया था, जिसे कहते हैं छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, CNT एक्ट। यह क्षेत्र वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। यह अधिनियम उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन, दक्षिण छोटा नागपुर डिवीजन और पलामू डिवीजन के क्षेत्र में लागू होता है। ये कह सकते हैं कि छोटा नागपुर डिवीजन 3 भागों में बटा हुआ है। उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन, नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, साउथ छोटा नागपुर डिवीजन एंड पलामू डिवीजन। 1908 में जब पहली बार यह कानून लाया गया था, CNT एक्ट, उस वक्त इस क्षेत्र के म्यूनिसिपल एरियाज और नोटिफाइड एरियाज के अंतर्गत इस एक्ट का प्रावधान एप्लीकेबल नहीं था। मतलब कि म्यूनिसिपल एरिया और नोटिफाइड एरिया को अधिनियम की एप्लीकेबिलिटी से बाहर रखा गया था। बाद में CNT एक्ट अमेंडमेंट 1981 के अंतर्गत प्रावधान लाकर इस अधिनियम की एप्लीकेबिलिटी का विस्तार म्यूनिसिपल एरिया तक कर दिया गया। CNT एक्ट के अंतर्गत शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास मेंबर्स की जमीन की बिक्री के संबंध में कुछ रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस दिए गए हैं। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के तहत शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास मेंबर्स के द्वारा भूमि हस्तांतरण को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इन प्रावधानों के अनुसार शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास से संबंधित भूमि का हस्तांतरण प्रतिबंधित है। यह प्रावधान छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट सेक्शन 46 में दिया हुआ है। प्रतिबंध क्या है? प्रतिबंध है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर अपनी ज़मीन को सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स को ही बेच सकते हैं, और उन शेड्यूल्ड ट्राइब्स मेंबर्स को बेच सकते हैं जो उसी थाना क्षेत्र के निवासी हों जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत वह ज़मीन है। साथ ही बेचने से पहले उपायुक्त से अनुमति लेना भी आवश्यक होता है। इसी प्रकार शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास के सदस्य अपनी ज़मीन उसी को बेच सकते हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास के सदस्य हों रिस्पेक्टिवली। यानी शेड्यूल्ड कास्ट के मेंबर शेड्यूल्ड कास्ट को बेच सकते हैं और बैकवर्ड क्लास के मेंबर बैकवर्ड क्लास को बेच सकते हैं। यहाँ पर उस थाने के क्षेत्र का अंतर का होना आवश्यक नहीं होता है, बल्कि जिस जिले में भूमि अवस्थित है उस जिले के कोई भी सदस्य, कोई भी बैकवर्ड कास्ट के सदस्य बैकवर्ड कास्ट की भूमि को परचेज कर सकते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट का सदस्य शेड्यूल्ड कास्ट की जमीन को परचेज कर सकते हैं। यानी शेड्यूल्ड कास्ट के सदस्य अनशेड्यूल्ड कास्ट के सदस्य को बेच सकते हैं और बैकवर्ड कास्ट के सदस्य अन्य बैकवर्ड कास्ट सदस्य को बेच सकते हैं। साथ ही उन्हें भी बेचने से पूर्व उपायुक्त से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के अंतर्गत ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स, SC शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास के सदस्य अपनी जमीन किसी भी ऐसे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड के सदस्य नहीं है।
CNT एक्ट के रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस उन लोगों पर लागू नहीं होता है जो शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास के सदस्य नहीं है। यानी स्पेसिफिक SC, ST और BC पर ही लागू होता है ये रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस। अगर कोई ज़मीन किसी जनरल क्लास का हो तो उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस लागू नहीं होता है। मतलब क्या हुआ कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास के सदस्यों को छोड़कर अन्य रैयत अपनी ज़मीन स्वतंत्र रूप से बेच सकते हैं। उन्हें अपनी ज़मीन बेचने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। अब उस विषय पर आते हैं जो रेस्टोरेशन का प्रोविजन टू रिस्टोर पोजीशन, और इसका लिमिटेशन भी देखेंगे कि कितनी अवधि तक इसको रेस्टोरेशन करने का प्रावधान है। जहां शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट के सदस्यों को अपनी भूमि के हस्तांतरण पर CNT एक्ट का सेक्शन 46 के प्रावधान के तहत रिस्ट्रिक्शंस है, वहीं अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट के मेंबर्स से संबंधित भूमि का हस्तांतरण सेक्शन 46 में दिए गए प्रावधान के विरुद्ध किया जाता है तो उनके अधिकारों को रिस्टोर करने का भी प्रावधान है। CNT एक्ट के तहत सेक्शन 46 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्यों को भूमि के रेस्टोरेशन के लिए अधिकतम अवधि 12 वर्ष निर्धारित है। अगर कोई रैयत अपनी भूमि सेक्शन 46 में दिए गए प्रावधान के विरुद्ध हस्तांतरित करता है तो वह अपनी भूमि के हस्तांतरण की तिथि से अधिकतम 12 वर्ष की अवधि तक के भीतर उपायुक्त के समक्ष अधिकारों के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन हस्तांतरण की तारीख से 12 साल की अवधि के भीतर दायर नहीं किया जाता है तो ऐसे किसी भी आवेदन पर उपायुक्त द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें एक जो प्रोविजन है रिस्ट्रिक्शंस का कि वो 12 साल के अंदर ही करना आवश्यक है, इसके संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, धनबाद का ही केस है, सूरजदेव सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन। केस नंबर था 1993-1 PLGR 473 में रिपोर्टेड है और इसमें स्पष्ट रूप से न्यायालय ने निर्धारित किया कि 12 साल की अवधि समाप्त हो जाने के बाद रजिस्ट्रेशन पर प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। एक और केस को रेफर करना चाहूँगा, अब्दुल रजाक वर्सेस कमिश्नर साउथ छोटानागपुर डिवीजन। 1997 का ही है मामला, BLGR वॉल्यूम 1 में रिपोर्टेड है, पेज नंबर 168 पे। इन केसेस में न्यायालय ने निर्णय दिया कि हस्तांतरण की तारीख से 12 साल की अवधि समाप्त होने के बाद दायर किया गया कोई भी आवेदन बार्ड बाय लिमिटेशन है, बार्ड बाय लिमिटेशन है। सेक्शन 46 के तहत लिमिटेशन एक्ट का पीरियड 12 ईयर्स है, 30 ईयर्स नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये समझने की चीज़ है कि 30 ईयर्स और 12 ईयर्स कहाँ लागू होता है। इसको हम लोग अलग से देखेंगे कि 30 ईयर्स का प्रोविजन कहाँ लागू है, 12 ईयर्स का प्रोविजन कहाँ लागू है। यही लिमिटेशन में आता है। आप लोग चर्चा कर रहे थे, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है और रजिस्ट्रेशन का अवधि क्या होगा, लिमिटेशन क्या होगा, 12 ईयर्स एंड 30 ईयर्स। 12 ईयर्स कहाँ लागू है और 30 ईयर्स कहाँ लागू है। 30 ईयर्स का लिमिटेशन पीरियड सेक्शन 71A के तहत आता है। सेक्शन 46 में 12 ईयर्स का लिमिटेशन कॉमनली दिया गया है। एक स्पेशल प्रोविजन है 71A, जिसके तहत ये लिमिटेशन का पीरियड 30 ईयर्स का दिया गया है। सेक्शन 71A के तहत शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्य, स्पेशली शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है, ये बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए नहीं है। शेड्यूल्ड ट्राइब के सदस्य द्वारा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दाखिल करने की अधिकतम सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। CNT एक्ट सेक्शन 71A को बिहार शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन 1969 की धारा 4 के आधार पर कानून के तहत लाया गया था। बिहार शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन 1969 के प्रावधान केवल शेड्यूल्ड एरिया पर लागू होते हैं। देखिए अब एक और चीज़ आई बात कि ये एक तो क्या है
कि शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर्स पर 71A एप्लीकेबल होगा, जिसके तहत कि 30 ईयर्स का रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। और तीसरी बात ये कि यह एप्लीकेबिलिटी 71A की एप्लीकेबिलिटी यानी 30 साल की अवधि का जो रजिस्ट्रेशन का अधिकार है उसकी अवधि ये एप्लीकेबल होगा शेड्यूल्ड एरियाज में ही। जो क्षेत्र शेड्यूल्ड एरियाज में नहीं आते हैं वहाँ पर 71A का प्रावधान लागू नहीं है, वहाँ सेक्शन 46 के तहत रजिस्ट्रेशन का प्रावधान होगा। ट्वेल्व ईयर्स के लिमिटेशन की एप्लीकेबिलिटी के संदर्भ में बुलाकीराम वर्सेस जटरू मांझी एंड अदर्स के केस में न्यायालय ने निर्णय दिया कि शेड्यूल एरियाज के अलावा अन्य क्षेत्र में 12 वर्ष की अवधि लागू रहेगी। स्पष्ट किया गया है कि 12 वर्ष की अवधि ही लागू होगी जो क्षेत्र शेड्यूल एरियाज में नहीं है। यानी कह सकते हैं इसे कि शेड्यूल ट्राइब्स का मेंबर्स ने अगर कोई ज़मीन ट्रांसफ़र किया इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 46 ऑफ CNT एक्ट, तो 12 वर्ष की अवधि के भीतर उसको DC को पावर है कि ऑन द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय दैट पर्सन उसके अधिकारों का रेस्टोरेशन कर सकते हैं। लेकिन ये 12 वर्ष की अवधि उस एरिया के लिए है जो शेड्यूल्ड एरिया में नहीं आते हैं। शेड्यूल्ड एरिया निर्धारित किया गया, शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन एक्ट 1969 के तहत शेड्यूल्ड एरिया को भी निर्धारित किया गया है, जिसमें जैसे कि रांची है ये शेड्यूल्ड एरिया में आता है, धनबाद, बोकारो ये सब शेड्यूल्ड एरिया में नहीं आता है। तो जो क्षेत्र शेड्यूल्ड एरिया में नहीं आता है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की अवधि की अधिकतम सीमा 12 वर्ष होगी, और जो क्षेत्र शेड्यूल्ड एरिया में आता है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की अवधि अधिकतम 30 वर्ष होगी। एक और केस है लालजी महतो एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार थ्रू कमिश्नर नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन एंड अदर्स। इस केस में न्यायालय ने निर्णय दिया कि नो एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन्ड अनलेस फाइल्ड विद इन द पीरियड ऑफ 12 ईयर्स। एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। यह निर्णय प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकेटा के संदर्भ में है। एक तो लिमिटेशन को देखे थे हम लोग कि 12 ईयर्स का कहाँ लागू होगा और 30 ईयर्स का कहाँ लागू होगा। 30 ईयर्स के एप्लीकेबिलिटी के लिए जो शेड्यूल एरिया निर्धारित किए गए हैं उसमें कई डिस्ट्रिक्ट के कई क्षेत्र आते हैं। कुछ क्षेत्र जो शेड्यूल एरिया में नहीं आते हैं वहाँ पर 12 वर्ष का लिमिटेशन पीरियड लागू होगा। अब अगला विषय लिया गया है, ले रहे हैं हम रेस जुडिकेटा। तो न्यायालय ने रामचरण महतो एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में निर्णय दिया कि प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकेटा इज एप्लीकेबल on the cases filed for restoration under section 46 or 71A। रेस जुडिकेटा क्या है? सेक्शन 11 CPC सिविल प्रोसीड्यूर कोड रेस जुडिकेटा का प्रावधान को डिफाइन करता है। सेक्शन 46 में भी रेस जुडिकेटा का प्रावधान लागू होगा। कहने का मतलब है कि किसी भी वाद का सेम पक्ष और सेम विषय पर कोई वाद अगर एक बार लाया जाता है तो बाद में फिर उसी जमीन पे उसी वाद को उसी पक्षों के बीच में अगर लाया जाता है तो यह रेस जुडिकेटा के सिद्धांतों के तहत कार्य करेगा। यानी अगर एक बार रजिस्ट्रेशन का केस निर्णय हो जाता है तो उन्हीं पक्षकारों के बीच पुनः रजिस्ट्रेशन का केस रेस जुडिकेटा के सिद्धांतों का तहत प्रतिबंधित होगा और दोबारा केस नहीं किया जा सकता है।
ये रेस जुडिकेटा का प्रावधान है। तो आज का विषय बहुत संक्षिप्त था कि रेस्टोरेशन प्रोविजन क्या है, रेस्टोरेशन प्रोविजन कैसे लागू होता है, किन पर लागू होगा और किस क्षेत्र में लागू होगा, लागू करने की अवधि क्या होगी। कंक्लूडिंगली कह सकते हैं कि सेक्शन 46 के तहत रेस्टोरेशन एप्लीकेशन दाखिल करने की अधिकतम सीमा 12 वर्ष है, जबकि यदि संपत्ति बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन 1969 के तहत निर्धारित शेड्यूल एरिया में परिभाषित है तो उक्त सीमा की अवधि 30 वर्ष है। ये प्रावधान झारखंड राज्य के नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन, साउथ छोटानागपुर डिवीजन और पलामू डिवीजन के अंतर्गत शेड्यूल एरिया पर लागू हैं। शेड्यूल एरिया में कौन कौन सा क्षेत्र परिभाषित है, इसका पूरा लिस्ट बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन 1969 में दिया गया है। छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 और इसमें किए गए अमेंडमेंट्स के तहत शेड्यूल्ड ट्राइब्स की भूमि को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रावधान दिए गए हैं। इन प्रावधान का उद्देश्य झारखंड में आदिवासी समुदायों को भूमि को के अधिकारों का रक्षा करना और उनको विस्थापन से रोकना है। अगर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्य रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करना चाहते हैं तो उन्हें उस जिले के उपायुक्त के पास रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दाखिल करना होगा जहां भूमि स्थित है। यह रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन अगर शेड्यूल्ड एरियाज के अंतर्गत आता है, भूमि अगर शेड्यूल्ड एरियाज के अंतर्गत आता है तो इसकी अवधि अधिकतम 30 वर्ष हो सकती है, और अगर वह शेड्यूल्ड एरिया से बाहर आता है तो अधिकतम इसकी अवधि 12 वर्ष हो सकती है। उपायुक्त जांच करेंगे और आवेदन पर आदेश पारित करेंगे। आदेश या तो रजिस्ट्रेशन का दे सकता है या इसे अस्वीकृत किया जा सकता है। यदि पक्षकार उपायुक्त के आदेश से असंतुष्ट हों तो कमिश्नर के पास अपना अपील फाइल कर सकते हैं। तो ये था रजिस्ट्रेशन प्रोविजन अंडर CNT एक्ट। आप पीछे भी मेरा वीडियो देखते रहे हैं, बहुत सी जानकारी आपको हम देते रहते हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को हमने विश्लेषण किया, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के रजिस्ट्रेशन प्रोविजन को। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। धन्यवाद।